आरएसएस कभी भी एंटी मुस्लिम नहीं रही। आरएसएस ने कभी भी मुसलमान को नहीं काटा। लेकिन क्या मुसलमान सूर्य मैं नमस्कार करे? होम के अंदर भी आ से अल्लाह माँ से मोहम्मद। ब्रिगेडियर उस्मान ने जय हिंद इजाद किया था भारतीय फौज के अंदर। वंदे मातरम से कोई कहीं तक शिर्क नहीं होता। सवाल तो यही है ना कि आप उस विचारधारा के साथ मैं उसे चले कह गए रहा जो हूँ। विचारधारा गोडसे की है, सावरकर की है, या उन लोगों की है जो बांटने वाली विचारधारा है। और जो आपने नाम लिए सावरकर, हेडगेवार, ये सारे समाज के मुखालिफ लोग हैं। ये भी उतने ही ग्रेट लोग हैं जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू। हो सकता है इनसे भी इनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए ज़्यादा हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वतन समाचार को डोनेट भी करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही, सटीक और बेबाक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो मुझे गाय के दूध पर ही पाला गया। राना आजाद के वक्त से मेरे खमीर में भी जो खून चल रहा है वो कांग्रेस का ही चल रहा है। G20 की वकालत से क्यों जो है बीजेपी या बीजेपी समर्थित लोग करते हैं? क्या G20 के लोग वहां से ग़िज़ा पा रहे हैं? ये वजीर आजम सबसे ज्यादा ईमानदार वजीर आजम है। इस बात को जनता ने समझ लिया। खानकाहों के अंदर सूफिया किराम की वजह से, उनके अतवार को देख के, उनके बेहतर किरदार को देख के बहुत से लोग मुसलमान हो गए, वो एक अलग चीज है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आदाब, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पोते और देश के जाने माने समाजी कारकुन फिरोज बख्त अहमद साहब। फिरोज साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। मैं भी वतन समाचार का और वतन न्यूज़ इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि चंद मुझसे बातें कर ली जाए। डॉक्टर साहब, आपकी जो शख्सियत है, जो इमेज है, वो इस तस्वीर के साथ जुड़ी हुई है जो देश के पहले प्रथम वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप उस तस्वीर के साथ चले गए हैं जो तस्वीर विभाजनकारी है, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यह स्लोगन था कि अगर आसमान से फरिश्ता आए और अगर हमसे कहे आज़ादी को तुरंत ले लो, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी से हट जाओ, तो मैं आज़ादी में डिले तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन आप पर आरोप है कि आप अब उस विचारधारा के साथ हैं जो कंप्रोमाइज कर रही है। बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल है और बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द डे है। जो हम समझते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। अब मैं थोड़ा सा जो आपने सवाल पूछा है उस पर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा। जो तस्वीर आपने दिखाई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ही वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, हेड हाई अबव शोल्डर्स कंपेयर टू महात्मा गांधी, पंडित नेहरू एंड सरदार पटेल। सवाल तो यही है ना कि आप उस विचारधारा के साथ मैं उसे चले कह गए रहा जो हूँ। विचारधारा गोडसे की है, सावरकर की है, या उन लोगों की है जो बांटने वाली विचारधारा है। हाँ, देखिए, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक ऐसी विचारधारा से जुड़ गया और साहब, कि मैं नहीं सोचता हूँ, ये आप पर आरोप है। आप क्या, मैं आरोप ठीक है, कौम का आरोप हो सकता है, मेरी कौम का आरोप हो सकता है, बहुत से ऐसे लोगों का आरोप हो सकता है जो खुद को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका आरोप अपनी जगह। एक तो आपने ये कहा कि आपने कुछ नाम लिए, सावरकर, हेडगेवार, और भी आपने दो एक नाम लिए। इनकी जो विचारधारा है, इन लोगों के नज़दीक जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, इनकी विचारधारा डिवाइसिव होगी। ये डिविजिव नहीं है इनकी विचारधारा। जैसे मौलाना आज़ाद, गांधी, नेहरू, पटेल, उनकी विचारधारा थी, उसी तरह से कि जो इनके बड़े लीडर हैं, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या हेडगेवार हों या कोई भी हों, या मौजूदा हमारे जो अब सरसंघ चालक हैं, मोहन भागवत साहब, कहीं से कहीं तक इनकी विचारधारा मुल्क को डिवाइड करने की या हिंदू और मुसलमान में फर्क करने की है। क्योंकि ये सब लोग जो है, जो विचारधारा फॉलो करते हैं, वो जो विचारधारा, जो इनका अपना मजहब है, जो वैदिक रिलीजन है, वही विचारधारा फॉलो करते हैं। और किसी भी मजहब की विचारधारा में ये नहीं लिखा कहीं, या ये कहीं इंडिकेट नहीं किया गया कि हिंदुओं को, मुसलमानों को, बौद्धों को या ईसाइयों को या सिखों को अलग करो। तो ये गलत फहमी घर कर गई है। मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ लीडर ऐसे हैं जो हर कम्युनिटी में होते हैं, हमारी भी कम्युनिटी में कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्होंने
मुस्लिम समाज के ऊपर एक ढक्कन कस रखा है कि भाई ये आरएसएस है, ये मुस्लिम मुखालिफ है, ये बीजेपी है, ये मुस्लिम मुखालिफ है, और जो आपने नाम लिए सावरकर, हेडगेवार, ये सारे समाज के मुखालिफ लोग हैं। ये भी उतने ही ग्रेट लोग हैं जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू। हो सकता है इनसे भी इनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए ज़्यादा हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ ठीक है। जिस रास्ते की मेरा दिल और दिमाग गवाही देते हैं, ठीक है, मैं वो रास्ते पे चलता हूँ। मुझे किसी विचारधारा से कोई लेना देना कुछ नहीं है। सिर्फ विचारधारा ये हो कि हिंदुस्तान बचे, हिंदुस्तान आगे बढ़े, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने। हिंदू महासभा जिसने सबसे पहले डिवाइड एंड रूल टू नेशन थ्योरी का फार्मूला पेश किया, और कहा यही जाता है इतिहास की किताबों में कि जिन्ना ने उसी को अडॉप्ट किया, फिर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ठीक है, 100 साल पहले, 125 साल पहले, 80 साल पहले हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ सख्ती या कट्टरपन हो इस जमात के अंदर जिसका आपने नाम लिया है। लेकिन हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में जो भी पावर में आएगा, जो भी हिंदुस्तान को चलाएगा, उसका जो मॉड्यूल होगा, अब मैं उसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, वो मोदी मॉड्यूल है सबको साथ लेकर चलने का, या नेहरू मॉड्यूल कह लीजिए, उससे अलग नहीं जाएगा। और ये कहना कि ये लोग समाज को बांट रहे हैं, हाँ लिंचिंग्स हुई हैं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, हरगिज नहीं होनी चाहिए। पहली जब लिंचिंग हुई थी अखलाक की, आपके हरियाणा की तरफ कहीं, तो मैं वजीर आजम मोदी से मिला था, 2016 में मिला था। और गालिबन मुझे डेट भी याद है, 16 मई थी। मैंने उनसे जिक्र किया था कि ये हमें अच्छा नहीं लगा जिस तरह से उनके फ्रिज में घुस करके अखलाक के देखा गया किसका गोश्त है क्या है। हिंदुस्तान में लोग जो है, जो जिस तरीके से रह रहे हैं, वो साझा विरासत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं उसमें, ठीक है, उस विरासत के साथ रहते हैं, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उस पर वजीर आजम ने ये कहा कि अगर कुछ लोग भगवा पहन के और ये दिखा के कि हम किसी हिंदू महासभा का हिस्सा है, कुछ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस पर फिर मैंने उनसे ये भी कहा था कि ये बिल्कुल सही आपने फरमाया, ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा है भी, मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन इन लोगों को जो है, इन लोगों को ईयर मार्क करके सजा उनको देनी चाहिए, जो कानून के तहत सजा देनी चाहिए। उस पे वो मुस्कुराए, और ये फिर हमारा जो जो भी इंटरेक्शन था 14 मिनट का, वो खत्म हो गया। फिरोज साहब, आप लिंचिंग की बात कर रहे हैं, हम आ जाते हैं कि गाय को लेकर के। आप देखिए, अकबर बादशाह ने गाय की कुर्बानी पे पाबंदी लगाई, दुनिया इस बात को बिल्कुल जानती है। लेकिन उसके बावजूद यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि साहब गोवा में तो हम गाय का बीफ प्रोवाइड कराएंगे, और नॉर्थ इंडिया में वो गाय मम्मी हो जाती है। ये एम्मी और मम्मी का कंसेप्ट क्या है? हमारे हिंदू भाई गाय की इज्जत करते हैं। हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहजीब से रहा है, और ज्यादातर मुसलमान भी इस बात की इज्जत करते हैं। एक दौर था जब गाय को खुलेआम जो है जिबा किया जाता था, लेकिन जब बहुत से मुसलमानों ने ये देखा, और जब बहादुर शाह जफर ने भी ये दिक्तात अपना दिया, और आपने और भी अकबर का भी एग्जाम्पल दिया है, इन सब बादशाहों ने क्लियरली कह दिया कि गाय को हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं माँ समझते हैं, माँ, तो उसको माँ की बराबरी देना चाहिए, हमें उसको जिबा नहीं करना चाहिए, उनकी दिलादारी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, नाजुक जहां बेगम, अल्लाह बख्शे उनको, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। और दूसरी जो मैं माँ समझता हूँ, जिसके दूध पे मैं पला हूँ, वो गाय है। मैं इसको मजहब से नहीं जोड़ रहा, मैं समाजी जो एक मेरे जिंदगी के साथ हुआ है। हाँ, अब आपने ये कहा एक कि गाय को फला फला स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या गोवा में जिबा किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है, इसको मैं सही नहीं समझता, इसको मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ। और अगर हुकूमत के कुछ अरकान मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो एक कानून लेके आए कि गाय को जिबा करने के खिलाफ वो कानून होना चाहिए कि गाय को कहीं जिबा नहीं करना चाहिए। उस कानून के साथ सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा तो फिर उस वक्त खड़ा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक गाय का सबसे बड़ा जो स्लॉटर हाउस है यूपी में है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए कंप्लेंट लिखी थी, मजमून भी लिखा था। मैं पंजाब केसरी और दूसरे अखबार में मेरे मजमून जाते हैं हर हफ्ते, तो मैंने उसमें लिखा था कि गाय का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस, और वहीं के पुलिस के सबसे बड़े जो अफसर हैं, उनकी आंखों के नीचे, उनके दफ्तर के पास में है, उसको फौरन बंद किया जाए। अब इस बात को दरगुजर किया गया, दाएं बाएं किया गया, मुझे पता नहीं इकोनॉमी का एक हिस्सा है क्या है। फिरोज साहब, आप पर एक और आरोप है कि आप
किसी तरह से उस विचारधारा के साथ इसलिए खड़े हैं जो बांटने वाली विचारधारा है कि आपको कहीं का गवर्नरशिप मिल जाएगा, कहीं के आप वाइस चांसलर बन जाएंगे, किसी बॉडी के आप चेयरमैन बन जाएंगे। क्या इतनी छोटी सोच हो सकती है किसी वो उस शख्स की जिसका ताल्लुक इस तस्वीर से हो? मैं किसी भी दौड़ में नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई ज़िम्मेदारी दी, तो मैं बिल्कुल उसको वेलकम करूँगा, ठीक है? और मुझे कहीं किसी चीज़ का शौक नहीं है। मेरा एक लालच ज़रूर है, वो लालच ये है कि जब मुझे यहाँ चांसलर बनाया गया, मैंने यूनिवर्सिटी को देखा। मेरी जो अपनी यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसके हालात बड़े ज़्यादा बड़े ख़राब हालात हैं। और इस यूनिवर्सिटी को अब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ब्लूप्रिंट में ये दे दिया था, मुसलमान बड़ा चिल्लाता रहता है, उर्दू उर्दू करता रहता है, इसको एक खिता दे दिया जाए। तो 200 एकड़ में बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, पोल्यूशन फ्री यूनिवर्सिटी है। उन्होंने मुस्लिम कौम को, जब वो वजीर आजम थे, इसका ब्लूप्रिंट दे दिया। अब हमारा फर्ज ये था, हम मुसलमानों का या इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कि इस यूनिवर्सिटी को हम रचाते बसाते, इसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इसको हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल तक ले जाते। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो भी आया, जो भी जिम्मेदार आया, और ये मैं खुल के कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बबांगे दहल कह रहा हूँ, और अपने कॉन्शियस को, जमीर को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, बजाय इसके कि यहाँ जो गरीब बच्चे आते हैं उनकी मदद करता है वो शख्स, चाहे वो कोई यहाँ का वाइस चांसलर हो या चांसलर हो, किसी ने भी ये परवाह नहीं की। यहाँ मदरसे के बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे, उर्दू मीडियम के बच्चे आते हैं, 10वीं 12वीं पास करके, उनकी तालीम को बेहतर बनाया जाए, उनको उनको जो है सहूलियात दी जाए। यहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जाता, सिवाय इसके कि जो यहाँ कुछ दसों कॉल्ड प्रोफेसर्स हैं। बहुत से प्रोफेसर तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत से प्रोफेसर ऐसे भी हैं जिनको रख लिया गया, भाई भतीजावाद जिसको आप बोलते हैं, ठीक है? तो माहौल खराब है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कोई गवर्नर बनने की, कहीं कोई चेयरमैनी करने की। हाँ, ये मैं जरूर चाहता हूँ कि अगर इस यूनिवर्सिटी से मेरा रिश्ता बना रहा, तो इसमें जितने भी सुधार कर सकता हूँ। यहाँ इस बेतहाशा शिकायत है, मैं आपको क्या बताऊं। इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं इसमें, यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स हैं, बच्चियां कंप्लेंट्स कर रही हैं प्रोफेसर्स के खिलाफ। मैं तो यहाँ पे आके मेरे 14 तबक रोशन हो गए, और पूरा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है कैसे चलता है, अनफॉर्चुनेटली उसकी मैंने शिकायत भी की। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब हालात कुछ शायद बेहतर हों। नए वीसी आ गए हैं, रोशन ख्याल दिमाग रखते हैं, और मेरी भी यही कोशिश होगी कि जो भी वक्त मेरे पास है, मुझे बस इतनी इजाज़त दे दी जाए कि चंद महीने में यहाँ गुजार लूँ, या चंद साल गुजार लूँ। बाकी मेरी कोई हरगिज़ कोई ख्वाहिश नहीं इस तस्वीर को जब देश का पहला शिक्षा मंत्री का पद दिया गया, तो इतिहास के हवाले से यह दावा किया जाता है कि संघ ने काफी खुशी मनाई थी कि चलिए मौलाना को जो चॉइस दी गई, गृह मंत्री नहीं बने, फॉरेन मिनिस्टर नहीं बने, और ना हमारी फॉरेन पॉलिसी बदल सकती थी या होम पॉलिसी बदल सकती थी। लेकिन आरएसएस को बाद में इस बात का एतराफ हुआ कि उस वक्त हमारी खुशी गलत थी, मौलाना तो बहुत बड़ा काम कर गए अपनी कम्युनिटी और देश के लिए। है। हाँ, देखिए, ये भी आपने चुभता हुआ सवाल किया, जायज़ सवाल है, और ऐसा सुनने में आया है, ठीक है। लेकिन आरएसएस के, मुझे पता नहीं वो आरएसएस के लोग थे, हिंदू महासभा के थे, या जो भी थे, या जिसको आप लोग भगवा रेजिमेंट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, उसके लोग थे। हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हों, और आज भी ऐसा सोचते हैं। लेकिन इनकी जो ग्रेटनेस है, मैं आपको बता दूं, आरएसएस के एक नेता, मैं मौलाना आजाद का कोई कागज फोटोकॉपी करा रहा था बीजेपी के दफ्तर में, देना था मुझे कहीं। तो आरएसएस और बीजेपी के नेता थे वो, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। नहीं नहीं, आप बोलिए, नाम बोलिए। खैर, कोई बात नहीं। अ, एक ही बात है, ज्यादातर नेता ऐसे ही हैं बीजेपी के जिनका जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने देखा मौलाना आजाद का फोटो, कहने, अरे 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 साहब, ये तो इनकी तो हम पूजा करते हैं, ये तो इनकी क्या बात है, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा सिंबल थे। तो ज्यादातर आरएसएस और बीजेपी के नेता मौलाना आजाद के बारे में यही सोचते हैं। और मैंने जब अपनी किताब, मौलाना आजाद के ऊपर मैंने किताब लिखी है जो एनबीटी ने छापी है, कि अबुल कलाम आजाद, अ, चंद शख्सी पहलू, ये मैंने उनको प्रेजेंट करी। हालांकि वजीर आजम मोदी साहब उर्दू नहीं जानते, लेकिन उन्हें पता है कि किताब मौलाना आजाद पे है। तो जब मैंने उनको ये किताब प्रेजेंट करी, तो ये भी उसी दिन की बात है, 2016 की, 16 मई। तो किताब देख के मुस्कुराए और कहने लगे, ये तो हमारे दिल में है। और मैं समझता हूँ आज भी मौलाना आजाद उनके दिल में है। एक छोटा सा किस्सा बयान करूंगा, कि मौलाना आजाद के जब 125 साल पूरे हुए, दो ये 125 साल मौलाना आजाद के पूरे हुए थे गालिबन, इफ आई एम राइट,
वो पूरे हुए थे 2013 में। ठीक है, उस वक्त सरकार थी किसकी? कांग्रेस। कांग्रेस की। अब मैं किसी को मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, तो मैंने इसके बारे में आर्टिकल लिखे, सब कुछ। उस उससे पहले नेहरू की जो है सालगिरह मनाई गई 125वीं। जब नेहरू की 125वीं सालगिरह मनाई कांग्रेस ने, इंटरनेशनल लेवल पे मनाई मनाई उसको मनाया उसको, जो भी साल हो। लेकिन मौलाना आजाद के जब 125 साल हुए, उनके मजार पे कोई नहीं आया। तो बड़ी मुश्किल से मैं चाह रहा था कोई वहाँ नेता है कांग्रेस का, तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट की जगदीश टाइटलर साहब को, हुआ है, उन्होंने हार डाले। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कांग्रेस ने मौलाना आजाद को बिल्कुल भी उनका हक नहीं दिया। और ये बात मैंने जब मीनाक्षी लेखी से कही, मीनाक्षी लेखी के बच्चे मेरे जरिए ही पढ़ाए हुए हैं, दोनों बेटे उनके। मैंने कहा मीनाक्षी जी, कांग्रेस ने तो कोई परवाह नहीं की, मौलाना आजाद इतने बड़े नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के डोयन थे। तो कहती हैं कि ऐसा है, मैं मोदी जी को फोन करती हूँ। मोदी जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने उनको फोन किया होगा, मुझे पता नहीं क्या। उसके बाद बयान आया मोदी जी का, किसी कॉलेज में गए तो उन्होंने ये बयान दिया मोदी जी ने, कि बड़े अफसोस की बात है कि खुद अपने ही नेताओं की, जैसे मौलाना आजाद की 125वीं जो उनकी वर्षगांठ है, उस पर उन्होंने उनको भुला दिया। कांग्रेस ने, अफसोस की बात है, मौलाना आजाद को भी भुला दिया और सरदार पटेल को भी भुला दिया। केवल एक ही परिवार को याद रखा कांग्रेस ने, एक ही वंश को याद रखा। तो मैं समझता हूं कि 2013 में मोदी जी ने उस वक्त भी मौलाना आजाद का हक निभाया था। और जो आप बात करते हैं कि जो मौलाना के खिलाफ जहर उगलते हैं, भले ही वो बीजेपी के हों या आरएसएस के हों, तो मैं समझता हूँ वो सच्चे बीजेपी और आरएसएस के ना मेंबर हैं ना नेता हैं, क्योंकि आरएसएस का और बीजेपी का जो बड़ा तबका है वो समझता है कि मौलाना आजाद क्या चीज थे। ठीक है। कांग्रेस से आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने मौलाना आजाद को भुला दिया। कांग्रेस कहती है कि साहब अगर हम मुसलमानों का नाम लेंगे तो हम मुसलमानों की पार्टी कहलाएंगे, हम करें तो क्या करें, ना उधर जा सकते ना इधर जा सकते। कांग्रेस तो देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं कांग्रेस के बारे में सोचता हूँ कि जो मेरे भी खून में, जो मौलाना आजाद के वक्त से मेरे खमीर में भी जो खून चल रहा है, वो कांग्रेस का ही चल रहा है। लेकिन कांग्रेस ने, अफसोस की ये बात है मोहम्मद अहमद साहब, और मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगा कि आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं। और मैं समझता हूँ ये सवाल अगर चार दांगे आलम में, खासतौर से मुस्लिम कौम में जाएं, तो उसका भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये रही कि काफी हद तक तो पंडित नेहरू तक, और मैं समझता हूँ मिसेस इंदिरा गांधी तक तो ठीक ठीक वो पार्टी चली। उसके बाद उन्होंने अपने लीडरान को, चाहे वो मौलाना आजाद हों, चाहे वो गांधी जी हों, पंडित नेहरू हों, लाला लाजपत राय हों, पटेल हों, पूरी जो लिस्ट है इन सबको भुला दिया। उनके रास्ते से कांग्रेस भटक गई। कभी वो सॉफ्ट हिंदुइज्म तो नहीं कहूंगा, कभी वो सॉफ्ट, मतलब जिसको इल्जाम दिया जाता है कि सॉफ्ट भगवा लाइन पे चलते हैं, वो जनेऊ लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं, पहनो जनेऊ। जब आप अपनी, आपको अपनी लाइन का जो है मोमिन होना चाहिए। जनेऊ पहनो, टीका लगाओ, सब कुछ करो, भगवा पहनो। लेकिन कभी आप कहते हैं मेरी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस जो है, कांग्रेस बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी है और अपने रास्ते से भटक चुकी है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस उसी रास्ते पे आए, मजबूत ऑपोजिशन प्रेजेंट करे, जैसा कि मौलाना आजाद के वक्त में था। और एक बात और है, कांग्रेस के जो एक ग्रुप ऑफ 23 है, बड़े बड़े नेताओं को भी शायद बर्फ में लगा दिया गया है। ये सोचना होगा सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी साहब को, कि जो बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने बर्फ में लगाया है, कुछ पार्टी चल नहीं रही। अच्छा फिरोज साहब, आप ये बताएं, G20 की वकालत से क्यों जो है बीजेपी या बीजेपी समर्थित लोग करते हैं? क्या G20 के लोग वहां से ग़िज़ा पा रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने आपने सवाल तो अच्छा किया, लेकिन गोल पोस्ट बदल दिया। देखिए, G20, 23, शायद तीन और जुड़ गए थे इसमें। इससे कोई, बीजेपी को कोई इससे ग़िज़ा नहीं मिलती। बीजेपी अपने में बड़ी मुनज़्ज़म और मजबूत पार्टी है। ठीक है, अवाम समझ गया इसको। ठीक है, अवाम आज इस बात को समझ गया कि आज हमारा वजीर आजम एक बड़ा ही मजबूत, दमदार, दिलदार, जानदार, वफादार, वफादार, और मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ जन्नाटेदार, मसालेदार, और मैं समझता हूँ अबव ऑल, अब तक जो वजीर आजम आए, उन सब में सबसे ज़्यादा वजीर आजम जो हिंदुस्तान के आए हैं, ये वजीर आजम सबसे ज़्यादा ईमानदार वजीर आजम है। इस बात को जनता ने समझ लिया। अब आप उनको वोटर कहिए, कुछ कहिए। अब मेरा ख्याल ये कि जो मैंने जनता का मिजाज समझा है, G20 मैं थ्योरी की वकालत क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हम वकालत नहीं करते हैं उनकी। हम क्यों वकालत करेंगे उनकी?
ठीक है। वो देखिए वो सही अपनी पार्टी के वो उनका सही मसला लोग हैं। है, उनको सुलझाने दीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। उनकी उनकी वकालत नहीं करते। जो वो कह रहे हैं, जो जो दुनिया को समझाना चाह रहे हैं, हम उसी को समझ रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं, ठीक है। मैं देखिए नहीं, ना तो। उसी G23 में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पे ये आरोप लगता है कि साहब कभी मिलते ही नहीं है अपनी कौम के ही लोगों से, उनकी जरूरत क्या है देश को। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, मैं इस बात को आपकी सेकंड करता हूँ कि G20 के कुछ लोग हैं। देखिए, कांग्रेस जो राज्य में आई थी वो ये कह के आई थी कि हम सेकुलर लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। मैं तो चलिए आप उसको नहीं, डिरेल एक कर बात रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा जो जी। जनता को जानी चाहिए। मैं ये दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए बात कह रहा हूँ, जो कि जर्द प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी, और जो आपका हरा राइट। प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी, ठीक है। आप आपने यहाँ भी कह दिया कि हरा हरा मतलब आप कांग्रेस को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, इसको देखिए, कुछ लोगों ने, दोनों तरफ के लोगों ने हरा रंग बना दिया मुसलमानों का, जर्द या लाल रंग बना दिया गैर मुस्लिम का, बिरादरान वतन का। ये गलत है। इसीलिए मैंने कहा है आपसे, ये ठीक नहीं है। ये जो मैं कहना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान डिवाइड हुआ था तो 14 अगस्त को जिना के अंडर पाकिस्तान को एक इस्लामी देश जो है डिक्लेयर कर दिया गया। और मैं समझता हूँ, हालांकि नेहरू की बहुत सी चीजें सही थी, बहुत सी चीजें गलत थी। ये नेहरू की चीज सही थी कि उन्होंने उनसे उनसे एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता ने कहा, अरे नेहरू साहब, जिन्ना ने तो पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया, ममलिकत इस्लामिया जमहूरिया और ममलिकत इस्लामी जमहूरिया घोषित कर दिया, आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें। तो उस पे नेहरू ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने जो कर दिया वो जाने, उनका दिन धर्म ईमान जाने। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, एक गुलदस्ते की तरह है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा से यहाँ एक गंगा जमनी तहजीब के साथ रहते चले आए। लिहाजा मैं ना इसको हिंदू ठप्पा दूंगा ना मुस्लिम ठप्पा दूंगा। आज भी मोदी जी भी, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी विचारधारा से चल रहा है। हालांकि नेहरू साहब ने कई गलत चीजें की, कश्मीर का मामला उन्होंने बहुत गलत उठा दिया, और उसकी वजह से बड़ा 70 साल जो है उसमें परेशानी। वैसे वैसे फिरोज साहब, जो ये तस्वीर है, हम्म। इस तस्वीर के बारे में किस दौर का ये कही जाती है कि इंडिया विंस फ्रीडम में इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि पार्टीशन के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन प्लान से जो दस्तबरदार हुई कांग्रेस, उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है। क्या आपकी नजर से ये बात गुजरी है? ये फिर आपने चुपता हुआ सवाल किया। मौलाना आजाद ने 30 पेजेस लिखे थे इंडिया विंस फ्रीडम के। वो 30 पेजेस जो हैं वो किसी ने नहीं पढ़े। उन पेजेस की भनक मेरे वालिद, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, नूरुद्दीन साहब, कलकत्ता में अक्सर जाता था, उनसे मिलता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन 30 पेजेस में मौलाना आजाद की नाराजगी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से और गांधी से। और उसमें यह भी लिखा था मौलाना आजाद ने कि गांधी जी ने मुझसे वायदा किया था कि ये पार्टीशन अगर हुआ तो मेरी लाश पे होगा। ये वायदा गांधी जी ने किया, पार्टीशन हो गया। मौलाना आजाद जो हजारों कतार रोए पार्टीशन के दिन। और पेट्रियट की जो मालिक थी, बहुत बड़ी जो फ्रीडम फाइटर थी, लेडी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने मौलाना आजाद को हजारों कतार रोते हुए देखा। 15 अगस्त, 14 अगस्त की रात थी, 15 अगस्त का दिन होने वाला था। पार्लियामेंट हाउस के जहाँ बड़े बड़े पिलर्स हैं पीछे साइड में चले गए थे, एक ही शख्स ने उनको रोते हुए देखा था। तो वो, उस पे मौलाना ने कहा कि अब मेरे बाजू कट गए हैं, एक बाजू मेरा कट के उधर चला गया है, तो मैं कैसे इसको आज़ादी मानूं। ये तो ये तो आज़ादी नहीं है, ये तो इनकम्प्लीट जो है बंट गया है, बल्कि एक माँ के दो बेटों को काट के बांट दिया गया है। तो मेरे कहने का मकसद यह है, कांग्रेस की ये बहुत बड़ी भूल थी। कांग्रेस को, और ये जब चीजें 30 पेजेस में लिखी गई तो उन 30 पेजेस को मिसेस गांधी के दौर में दरगुजर कर दिया गया। दोबारा जब ये किताब छपी, ओरिएंट एंड लॉन्गमैन ने छापी इसको, तो वो 30 जो असली पेजेस थे उसमें मौलाना आजाद ने लिखा था, मैं बहुत नाराज हूँ गांधी जी से, मैं बहुत नाराज नाराज हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से, कि पार्टीशन इन लोगों की वजह से हुआ, ठीक है। और एक बात और कह दूं, हालांकि उनके डिफरेंसेस थे सरदार पटेल से, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरदार पटेल हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम होते, उसी उन्हीं 30 पेजेस में लिखा जो मुझे बताया गया, अगर सरदार पटेल वजीर आजम होते हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो जो सब कुछ
ये हुआ, ये सब नहीं होता। और हिंदुस्तान की जो बाउंड्रीज हैं वो अफगानिस्तान तक, ईरान तक, बर्मा तक होती। आजकल आरएसएस की ट्यून थोड़ा सा नर्म पड़े हैं, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस एक बड़ी आबादी जिसको कैप्चर करना था वो कर चुका है, अब जो लोग थोड़े से नरम है उस नरम ट्यून के जरिए से उनको भी अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं। आपने एक मैं कहूंगा कि यू हैव सेड द राइट थिंग बट इन अनइवन वर्ड्स। सही बात कही है, लेकिन थोड़ा सा उनको आपने वो भी जरा काली ऐनक से देखते हुए कहा है। आरएसएस के बारे में आपने कहा थोड़ी नरम पड़ी है। आरएसएस हमेशा से नर्म थी। जो मैंने इसको जो भी स्टडी किया है, हो सकता है मुझे लोग गलत समझे। आरएसएस कभी भी एंटी मुस्लिम नहीं रही। आरएसएस ने कभी भी मुसलमान को नहीं काटा। ये जो झगड़े हमेशा हिंदू मुस्लिम के होते रहे हैं, इन झगड़ों की वजह से हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम करीब नहीं आ पाए। लेकिन मैं अब समझता हूँ कि आरएसएस की तो लाइन हमेशा से यही रही कि सब मिलके चलें। और हम, और एक सवाल आपने और नहीं पूछा, चुपता हुआ सवाल, कि जो डीएनए है हम सबका डीएनए एक ही है। मतलब ठीक है, बहुत से जो कट्टर लोग कहते हैं हम जो है कि मुसलमान हैं वो सऊदी अरब से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए सबका एक है, वो ठीक है। खानकाहों के अंदर सूफिया किराम की वजह से, उनके अतवार को देख के, उनके बेहतर किरदार को देख के बहुत से लोग मुसलमान हो गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डीएनए हमारा सब एक है। और अब ये सब चीज़ों को छोड़ के, जैसा कि आरएसएस के सरसंघ चालक साहब ने कहा है, मोहन भागवत साहब ने, लेट अस मेक इंडिया द वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु बनाए। इस खाने से बाहर निकलें। और आरएसएस कोई कोई सेना नहीं है, ठीक है, कोई फौज नहीं है जैसे बहुत से सिपाही साहबा बना रखी हैं हम लोगों ने। आरएसएस सेवा है। और एक चीज कह के बात को खत्म करूंगा। टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक जो गेम्स के मेडल हैं, सोने, चांदी और जो जो तलाई और जो कांसे के जो तमगे हैं, उन तमगों में कई जबानों में लिखा हुआ है, ठीक है, कि और उसमें एक जो हिंदी जबान में लिखा है, उसमें लिखा है स्वयं सेवक, ठीक है, सर्वर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्वयं सेवक जो है वहां भी है। और आपने देखा, जो चीज अच्छी है उसको उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वहां भी आपने देखा होगा कि जो टोक्यो में गेम्स शुरू हुए हैं, ओलंपिक गेम्स बहुत ही निफासत के साथ हो रहे हैं, बड़े जबरदस्त लेवल्स पे जा रहे हैं। वहां भी उसकी शुरुआत जो है योगा से हुई, यानी सूर्य नमस्कार से। तो तो हम क्या इन आप चीजों से चाहते हैं उठ के, सूर्य नमस्कार मुसलमान करे? करने ना करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा है? मैं तो ये नहीं कह रहा कि देखिए, योगा में जो भी अच्छी चीजें हैं उसको मुसलमान अपनाए। नहीं, ये मैं तो एक अलग योगा को चीज है, सुनिए लेकिन क्या सुनिए, मुसलमान सूर्य मैं नमस्कार करे? नहीं, मैं आपका सवाल सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ। व्हाट इज नमाज? नमाज इज लाइक योगा। नमाज के जो आसन, जिसको कह लीजिए, जो अब रकू में जाएं, वो योगा का एक हिस्सा है। हम सिजदे में जाते हैं, वो योगा में वो भी करते हैं। तो नमाज और योगा की जो एक्सरसाइज है एक है, ठीक है। अब इसमें आप मेरे मुंह में ये डाल दें कि भाई सूर्य नमस्कार करें ना करें, ये आपका अपना जाती वो है, करें या ना करें। ओम कहें या ना कहें, ओम के अंदर भी आ है और माँ है। ओम के अंदर भी आ से अल्लाह, माँ से मोहम्मद। तो अगर आप पक्के मुसलमान हैं, जुड़े हुए हैं अपनी जड़ों से, तो ये बहुत छोटी चीजें हैं कि आपने सूर्य नमस्कार कर लिया या आपने ओम कह दिया। मैं एक पक्का मुसलमान हूं। नहीं, अगर ठीक है शिर्क मुझे, भी कोई चीज है, गैरुल्लाह की पूजा भी कोई चीज है। देखिए बात सुनिए, शिर्क कोई मुसलमान नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो मुर्तिद होगा और वो सीधा दोजख में जाएगा। सबसे बड़ा गुनाह जो है, दो तीन गुनाह है, उसमें क्या शिर्क है। आपको नहीं लगता है कि योगा मैन मेड है, लेकिन नमाज ये अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ वो तोहफा है नहीं, मैं जो बिल्कुल, मेराज में मिला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। मैंने आपसे क्या कहा? नमाज के अंदर जो भी हम रुकू करें या कयाम में जाएं, या हम सलाम फेरते हैं, गर्दन को इधर उधर करते हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। योगा में भी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। अब इसमें कोई झगड़ा फसाद क्रिएट करने की चीज नहीं है। और योगा को तो मैं कहता हूँ कि ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, कितने इस्लामिक कंट्रीज में, बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज में योगा को बतौर एक एक्सरसाइज लिया जा रहा है। इसको बतौर एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं, ना लें लेकिन आप। सूर्य आप नमस्कार तो नहीं इसको, करवाया जा रहा है ना। अब देखिए, अब आप सूर्य नमस्कार पे आ जाएं, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहते, मत करें। अगर आप ये सोचते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से शिर्क होता है, मत करिए। लेकिन योगा में और भी तो बहुत सी अच्छी चीजें नहीं हैं, नहीं, हमको बिल्कुल अपनाइए। बिल्कुल आपकी बात सही है, जी जी। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो ये कहता है कि आप किसी पे कोई जहां चीज तक थोप नहीं सकते। जहां तक शिर्क का मामला है, बहुत मैं उस पर क्लियर हूँ।
अल्लाह का शुक्र है अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं से कहीं तक जो है कोई चीज़ जो, अब जैसे कोई कहते हैं, एक साहब ने कहा, हमारे दोस्त बड़े अच्छे दोस्त हैं ओवैसी साहब, उन्होंने कहा मैं क्या कहा था, मैं जय हिंद नहीं कहूँगा। अरे भाई जय हिंद कहने में क्या है? नहीं नहीं, जय हिंद तो आप जय देखेंगे फिरोज साहब, तो वो कहते ये हैं मेरे गर्दन पे कोई ब्रिगेडियर छुरी भी रख देगा मैं ब्रिगेडियर जय हिंद नहीं उस्मान कहूँगा। ब्रिगेडियर उस्मान ने जय हिंद इजाद किया था भारतीय फौज के अंदर सबसे बिल्कुल, पहले। बहुत अच्छी आपने बात कही है हमारे सब रीडर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए। देखिए, जय हिंद हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, इनकी बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए। ये जो भी हैं, यानी आप वंदे मातरम को भी अलाउड करते हैं? वंदे मातरम को अलाउड नॉट अलाउड की बात नहीं है। वंदे मातरम, अगर आप एक कच्चे मुसलमान हैं, वंदे मातरम से कोई कहीं तक शिरक नहीं होता, ठीक है। माता को आप झुक रहे हैं, हम सिवाय खुदा के किसी के आगे नहीं झुकते। लेकिन हम ये कहते हैं अगर तुम दरगाहों पे झुक रहे हो, ये तुम्हारा दीन धर्म ईमान है, मत झुको, झुकते झुकते हो। हम ये कहने वाले नहीं है कि तुमने शिरक किया, तुम इस्लाम से बाहर हो गए। अल्लाह पे छोड़ दो, उसने अगर इस तरह की हरकत की है, दरगाह के आगे झुका है, या उसने वंदे मातरम कहा है, तो आप कोई नहीं होते, मैं कोई जज करने वाला नहीं होता, जज ऊपर बैठा है। वो अगर उसको कहता है नहीं, जी, लेकिन लेकिन मसाइल भी तो हैं, उम्मत के बिल्कुल फतवे मसाइल है, फतवे दिए मसाइल है, जाएंगे, मसाइल आएंगे तो उस पे बिल्कुल पूछा सही है। जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। देखिए, हर मैं चीज तो ऐसे अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते ना, और फिर अल्लाह को दुनिया बनाने की जरूरत ही क्या थी? कुरान बिल्कुल किस सही है। लिए आया? क्योंकि उस पे एक्सप्लेनेशन मसाइल तो तय होंगे ना। देखिए, अल्लाह ने हर इंसान को पूरी आज़ादी दे रखी है, ठीक है। कब्र में जाएंगे एक दिन, मैं भी कब्र में जाऊंगा, ठीक है। कब्र में असल में इंसान को सुरखरू होना चाहिए, वहां सही जवाब फरिश्तों को देना चाहिए। फिर अल्लाह मैदान हश्र में सवाल जवाब करेगा, वहां सवालों के सही जवाब जाने चाहिए। मैं तो इस चीज़ को सही समझता हूँ। और ये जो चीज़ें, देखिए, ये कहने से कि भाई आपने आपने ओम कह दिया या आपने वंदे मातरम कह दिया, अगर आप अपने मजहब में पक्के हैं, अल्लाह से आपका रिश्ता रस्सी मजबूत है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसको ट्रांसलेट करें, कुछ करें, ठीक है। मसले मसाइल अपनी जगह है, उनकी पूरी रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। जितने भी उलेमा हैं, मैं खुद एक आलिम खानदान से बेतहाशा उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज और इसको इन चीज़ों को कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा बेहतरीन मुल्क है, दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है, जहाँ ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा जो है कदर की जाती है। और ये जो हरकतें होती हैं, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, एक फ्रिंज माइनॉरिटी हर तबके में है, फॉरेन कंट्रीज में भी है। उसको कोशिश हम करते हैं, वही आरएसएस चाह रही है कि जहां भी हो, हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, जो आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, वो जहर निकाल के वो जो आग लगी हुई है उसको ठंडा किया जाए, और हिंदुस्तान को वाकई में विश्व गुरु बनाया जाए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज बख्त अहमद साहब, जिन्होंने हर उन सवालों का जवाब दिया है जो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को लेकर के हो, बीजेपी को लेकर के हो, आरएसएस को लेकर के हो, कांग्रेस को लेकर के हो, या इनकी अपनी जाती शख्सियत या जाती जिंदगी को लेकर के हो। दोस्तों, आप देखते रहिए वतन समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वतन समाचार को डोनेट भी करें, ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही, सटीक और बेबाक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। जय भारत, जय संविधान।